हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। आज तारीख है 6 अप्रैल एंड 6 अप्रैल के डेट का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट की। इस मीटिंग के जो आउटकम्स आए, दिस आउटकम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकानमी। सो आज के इस आर्टिकल में सबसे पहले जिस आर्टिकल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता क्या है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल क्या क्या होता है। ये एक्टिविटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि सभी की निगाहें इस मीटिंग के ऊपर टिकी रहती हैं, क्योंकि पूरी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा क्या है, इन दोनों का आकलन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मीटिंग्स का आउटकम्स होते हैं उनके थ्रू लगाया जाता है। सो इन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इनफैक्ट आरबीआई का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है दैट इज़ योर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इनफैक्ट आरबीआई के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी गोल ऑफ आरबीआई इज टू प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। सो ऑब्जेक्टिव ग्रोथ को ध्यान रखना है, लेकिन जो सबसे मेन आपका काम है आरबीआई का दैट इज द प्राइस स्टेबिलिटी। सो इस चीज को समझेंगे कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइस स्टेबिलिटी। वाई ग्रोथ पहले क्यों नहीं दिया, क्यों ऐसा नहीं लिखा गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई टू इंश्योर ग्रोथ वाई कीपिंग इन माइंड प्राइस स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं लिखा गया है प्राइस स्टेबिलिटी सबसे पहले ही आपकी जिम्मेदारी है और इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें ग्रोथ भी करना है, बट ये पहला है। सो एक बार हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैकग्राउंड समझते हैं। व्हाट हैपेंड कि जो आरबीआई जिस एक्ट के तहत आरबीआई गवर्न होती है उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट में 2016 में अमेंडमेंट किया गया एंड 2016 के अमेंडमेंट के थ्रू इस एक्ट में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, आरबीआई का जो फ्रेमवर्क होगा वो होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसके लिए आरबीआई का जो एक्ट था उस एक्ट में चेंज लाया गया और सेक्शन 45ZA के तहत, इस एक्ट के सेक्शन 45ZA के तहत ये वाला प्रावधान को इंक्लूड किया गया और सेक्शन 45ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ। अब इस बात को समझते हैं सर ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है क्या। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक कॉन्सेप्ट है, मुद्रास्फीति को टारगेट करना एक कॉन्सेप्ट है जिसमें महंगाई का एक बैंड, मतलब एक अपर लेवल एक लोअर लेवल, इस लेवल से ऊपर ना जाना चाहिए ना इस लेवल से नीचे आना चाहिए। सो आरबीआई को ये इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है वो महंगाई एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं जाए और एक सर्टेन लेवल के नीचे भी नहीं है।
इस बात में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों महंगाई इतना इम्पॉर्टेंट है, वाई इन्फ्लेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, कि आरबीआई को सबसे पहली प्राथमिकता इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया गया। इस बात को समझने के लिए इस बात को समझें कि इन्फ्लेशन किसी भी इकॉनमी का बैकबोन होता है। इन्फ्लेशन इंडिया में जो बैंक हैं, बैंक का काम क्या है? मनी मोबिलाइज करना। बैंक का क्या काम है सर? मनी मोबिलाइज करना। मनी मोबिलाइज करने का मतलब कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा इन द सेंस कि अगर कोई 50,000 का महीना कमा रहा है सारे खर्च वर्च करके, इनके पास महीने में किसी के 15,000, किसी के पास 20,000, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। किसी का लेवल ऑफ इनकम 2 लाख रुपए है तो महीने का 1 लाख सेविंग कर रहे हैं। ये जो आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट ही क्यों करेंगे? वो इसके ऊपर इस इंसेंटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको बैंक में पैसा जमा करने के बाद इनको जो डिपॉजिट रेट बैंक जो ऑफ़र करेगी, सेविंग पे भी 3-3.5% ऑफ़र किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे 7 से 8% ऑफ़र किया जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपको 1 साल में फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत आपको 7,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा इंसेंटिव है। ये जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक को पैसा बैंक में जमा करने का ये इंसेंटिव है। अब बैंक के पास पैसा आया, सो व्हाट बैंक विल डू, बैंक ये पैसा अलग अलग लोगों को देगी एज ए लोन। और ये लोन हो सकता है पर्सनल लोन के फॉर्म में हो, होम लोन के फॉर्म में हो, या फिर इंडस्ट्री को लोन दिया जाए। इंडस्ट्री में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, न्यू स्टार्टअप्स, ठीक है। तो बैंक के पास जब सब पैसा होगा तभी तो बैंक इन लोगों को पैसा देगी, और जब इन लोगों को पैसा आएगा तो व्हाट हैपेंस, ये इकॉनमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। क्योंकि नए नए इकॉनमिक एक्टिविटी, जैसे इंडस्ट्री को पैसा दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को, तो फ़ायदा क्या होगा कि नए नए इकॉनमिक अपॉर्चुनिटी, नए नए इकॉनमिक एक्टिविटी क्रिएट होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, फिर से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास सेविंग्स आएंगी, फिर वो सेविंग्स जाएगा बैंक में डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से एक अच्छा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। ए साइकिल इज गेटिंग क्रिएटेड। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा विलेन है या हीरो, दैट हीरो इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पूरा खेल को कैसे बिगाड़ सकता है उसको समझें। बैंक की तरफ से जो ऑफर आया, वो ऑफर आ रहा है फिलहाल कि सर आपको हम अभी 7.5% का ब्याज देंगे सालाना फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है। एंड उससे समय में जो आपका महंगाई है, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का दर 8% है। मतलब एक साल में कोई वस्तु 8% महंगी हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सबसे पहले मान लो इन लोगों के पास जो सेविंग था, जो आदमी 20,000 रुपये सेव कर पा रहा था, चूंकि बढ़ती महंगाई के कारण इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और उसके पास जो सेविंग होगा सेविंग घट जाएगा। सेविंग केम डाउन टू 17,000। अब ये 17,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए सोच रहा है कि बैंक के पास हमें बैंक ऑफर कर रही है 7.5% का ब्याज, लेकिन 7.5% का ब्याज से जो फायदा होगा वो 1,75,000 रुपये का फायदा होगा। लेकिन अगर 8% की महंगाई दर है तो एक्चुअली में
जो मनी है, मनी का वैल्यू और 1 लाख रुपए है और आज के डेट में 1 लाख रुपए है, तो 1 साल के बाद उस 8% महंगाई के कारण उस मनी का वैल्यू 8% से नीचे आ जाएगा। मतलब उस मनी की वैल्यू 92,000 रुपीज़ हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी। जैसे हम और आप खरीदने जाते हैं, एक ज़माने में अपन 100 रुपये में शायद एक बड़ा सा पिज्ज़ा खा लिया करते थे। आज उसी 100 रुपये में हम उस पिज्जे का आधा पार्ट ले पाते हैं। इमेजिन को छोटा वाला पार्ट ले रहे हैं। 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई ना, 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। बिकॉज ऑफ महंगाई इसकी वैल्यू कम हो गई। तो देखा जाए इस संदर्भ में जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा महंगाई, रियल वास्तविक इंटरेस्ट रेट, महंगाई और माइनस अपन ये कर देते हैं, सॉरी ये दिस इज जो बैंक ऑफर कर रही रेट, बैंक रेट माइनस महंगाई। बैंक ऑफर कर रही सर 7.5% और महंगाई है 8%, तो लगभग आपको उल्टा घाटा हो रहा है, आपको -0.5% का घाटा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप बैंक में पैसा जमा करने नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको बेनिफिट तो हो नहीं रहा बैंक में पैसा जमा करने से। बैंक को चूंकि पैसा चाहिए, आप जब तक पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे ये बैंक आगे पैसा देगी नहीं, क्योंकि आप ही के पैसा बैंक के लिए होता है लाइबिलिटी, और ये आगे जो पैसा लोन देती है इट बिकम एसेट। बैंक क्या करेगी कि भैया ठीक है 8% का ब्याज है, 8% का इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति। आपसे पैसा अट्रैक्ट करने के लिए बैंक को 8% से ऊपर का ब्याज दर रखना पड़ेगा, ताकि वो आपसे पैसा डिपॉजिट ले सके। अगर 8% से ऊपर ब्याज दर नहीं रहेगा तो इट विल बी ऑलवेज लेस। बैंक बोली चलो मैं 10% का ब्याज दे रही हूँ, आपको एक्चुअली में 2% का फायदा हो रहा है। अब आप सोचोगे क्या चलो 2% का फायदा है, हमें डिपॉजिट कर देना चाहिए। ठीक है, आपके साइड से तो आपने डिपॉजिट कर दिया, बट चूंकि बैंक ने आपको 8% नहीं 10% पे बैंक ने आपको डिपॉजिट ऑफर किया है, तो बैंक जब सामने वाले पार्टी को लोन दे रही होगी, उस लोन देने के क्रम में वह कम से कम जो रेट सोचेगी कि वो अपना खर्चा प्रॉफिट सारा जोड़ते हुए दे विल थिंक कि चलो 14 से 15% के ब्याज रेट पे हम लोन देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, इन जो भी लोग लोन लेने के, कंस्ट्रक्शन हो, एनीथिंग एल्स। अब इंडस्ट्री वाले क्या सोचेंगे कि भाई साहब ये तो बड़ा महंगा लोन हो गया, 14 से 15% का ब्याज हो गया, अपन तो पहले 8% 9% उठाया करते थे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं बैंक से लोन लेके, दे विल थिंक कि नहीं यार अभी नहीं, थोड़ा बैंक का लोन सस्ता होने देते हैं तो लेंगे। तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो लोग पहले से इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का प्लान कर रहे थे, एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे थे, वो अपने डिसीजन को होल्ड कर देंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें कमी आ जाएगी। ग्रोथ दर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब लोग हाथ में पैसा ही नहीं जा रहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेस हो रहा है, तो ये जो हाथ में पैसा सेविंग यहाँ पे जा रहा है, इस सेविंग और इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस तरह से बढ़ती महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। इसलिए सबसे पहला काम आरबीआई को ये दिया गया कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट कीजिए। इन्फ्लेशन कभी भी एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड नहीं जाए, क्योंकि वो पूरे इकोनॉमी का जड़ यहीं से है। ये ऊपर गया तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। ठीक है सर। उसके बाद व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड, हमने 2016 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया प्रॉपर। आरबीआई को बोला कि आपका सर मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो महंगाई का दर है वो दर एक बैंड में सीमित रहे, और काफ़ी मीटिंग वोटिंग करने के बाद ये माना गया कि 4% महंगाई का दर आइडियल है, ये ठीक है, 4% महंगाई दर होना चाहिए। ठीक है, और आप 2% ऊपर जा सकते हो
6% तक जा सकते हो सर, और नीचे आप 2% तक आ सकते हो। ये हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का बैंड है, 4 ± 2%। और ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर 5-5 साल पे डिसाइड किया जाता है, एवरी 5 ईयर्स पे डिसाइड किया जाता है। तो जब भी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बैठती है मीटिंग करने के लिए, तो सबसे पहला गोल यही होता है कि क्या हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो रेट इस बैंडविड्थ में है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या क्या हमें पॉलिसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को देखते हुए 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में से 3 आरबीआई की तरफ से और 3 सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों का जो टेन्योर होता है सर वो 4 साल का होता है, 4 ईयर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी है, 4 टाइम्स। एंड इन मीटिंग दे विल पब्लिश जो भी रिपोर्ट है, सारा कुछ। इस मीटिंग में गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, मतलब अगर मैटर टाई कर जाए तो गवर्नर दोबारा वोट करके उस मैटर को सुलझा देंगे। मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स की जरूरत होती है। 4 मेंबर्स से नीचे रहने पे मीटिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आरबीआई किसी भी कारण से इस वाले बैंड को ब्रीच कर रही, मतलब इस सरकार के द्वारा जो उनको आदेश दिया गया है कि आप इस बैंड में रखेंगे और इसका अनुपालन नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे, क्या क्या चैलेंजेस आ गए, क्या हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे फ्यूचर में जिससे हमारा जो टारगेट के अंदर हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। तीसरा, कब तक हम ये कर पाएंगे। आरबीआई को इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये सारी बातें बाकायदा लिखित रूप से देना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हर 5-5 साल पे ये बैंड डिसाइड होता है, जिसमें मैंने बता ही दिया। 2016 से पहला 2021 तक पहला टेन्योर था। उसके बाद 2021 में अभी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये 4 वाला ही सही है, इसको रहने देते हैं। सो अगेन दिस इज कंटिन्यूइंग 2021 से लेकर 2026 तक। अब समझते हैं कल की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। कल के मीटिंग में सबसे पहली जो बात हुई कि गवर्नमेंट आरबीआई ने बोला कि रेपो रेट हम अभी अनचेंज ही रखेंगे। अब रेपो रेट क्या है सर? रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के पास पॉलिसी टूल है। आरबीआई के साथ समस्या क्या है कि आरबीआई का काम है महंगाई कंट्रोल करना, महंगाई को एक सीमित दायरे में रखना। और आरबीआई को अभी भी लगता है कि अभी जो महंगाई भारत में है वो थोड़ी ज़्यादा है। सीपीआई, हम महंगाई में भी ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये रिटेल इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। इन्फ्लेशन भी कई तरह के होते हैं, 2 आपके सीपीआई हैं, एक होलसेल इन्फ्लेशन है, एक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब हम कंज्यूमर के लेवल पे महंगाई कितनी है। सीपीआई के लेवल पे इनका काम होता है आरबीआई को कि सीपीआई वाला इन्फ्लेशन को, वही जो बैंड अपन ने देखा था 4 ± 2 वाले बैंड में रखना। और अभी आरबीआई को लग रहा है कि ये बैंड से थोड़ा अधिक है। ठीक है, मतलब ये इस महंगाई थोड़ी अधिक है। अब चूंकि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे ये रिलाई करती है। इनका ये मानना है ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी के अंदर लोग हाथ में पैसा बहुत है। ठीक है, अभी मान लो
ये 4 इंडिविजुअल हैं और चारों के हाथ में ना पैसा कहीं से आ जाए 1-1 लाख रुपए। ठीक है, और कोई सडनली एप्पल अपना कोई ऐसा आईफोन रिसेंट लॉन्च कर दे जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक फीचर्स हैं और सिर्फ 2 ही पीस वो आया है भारत में, क्योंकि इनके पास 1-1 लाख रुपया है। ठीक है, सो दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार से पूछा कि सर ये कितने में दोगे आप? दुकानदार ने बोला 30,000। बोले जैसे ही लेने के लिए पहुंचा दूसरा वाला आ गया, बोलता कि नहीं मैं 32,000 देता हूँ, मुझे दे दो। तीसरा वाला नहीं, बोले मैं 35,000 देता हूँ। चौथा वाला बोला क्या 2 ही पीस है भाई और ये 35,000 मैं ले लेता हूँ, अभी पता नहीं बगला कब है। उसने बोला मैं 40,000 ऑफर कर रहा हूँ। सो इसमें क्या है कि चूंकि यहाँ पे सप्लाई कम है और लोगों के हाथ में पैसा है, लोग इस चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं और फाइनली 50,000 पर डील क्रैक हुई। जो चीज़ वस्तुतः 30,000 रुपये की मिलने चाहिए थी वो 50,000 में गई। ये क्या हुआ सर? महंगाई बढ़ी। महंगाई इसी को तो बोलते हैं, प्राइस में बढ़ जाना, इजाफा हो जाना। अब एक दूसरा सिचुएशन कंपेयर करते हैं कि जिसमें सेम सब सिचुएशन सेम है, बस सिर्फ एक बदलाव आया। वो बदलाव ये आया, ये 1-1 लाख ना होके इनके पास 28,000 रुपया, इनके पास 32,000 रुपया, इनके पास 30,000 रुपया और इनके पास 25,000 रुपया। अब ये गए, दुकानदार ने बोला कि सर 30,000 रुपये इसका प्राइस है। ये बोलेंगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, सो ही विल बैक आउट। जिनके पास 30,000 रुपये है वो सोचेंगे कि मैं 30,000 रुपये दे के एक मोबाइल फ़ोन खरीद लूँगा, मेरे पास तो 0 रुपये बचेगा, कुछ भी मेरे पास सस्टेन करने के लिए। ही विल ऑल्सो बैक आउट। ये तो बहुत दूर है 25,000 वाला। सो एकमात्र प्लेयर बचा 32,000 वाला। वो बोलेगा ठीक है भैया, मेरे पास खरीदने का 2,000 बचेगा, फिर अगले महीने के सैलरी में हम मैनेज कर लेंगे। सो ही विल बाई। सो इस वाले सेकेंड वाले सिचुएशन में प्राइस 30 का 30,000 रहा, और वो सिर्फ इस कारण से कि इनके हाथ में पैसा कम था। सो आरबीआई का बेसिकली जो भी पॉलिसी रेपो रेट है, पॉलिसी रेट इसको बोलते हैं, पॉलिसी रेट के थ्रू आरबीआई पूरे इकोनॉमी में लोगों के हाथ में कितना पैसा है उस पैसे को कंट्रोल करना चाहती है। सो आरबीआई जब भी रेपो रेट को बढ़ाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम करना। महंगाई कम करना, और महंगाई कम कैसे करती है? चूंकि आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो रेपो रेट बढ़ाने से जो बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं वो महंगा हो गया। अब बैंक के पास कोई जाएगा पैसा लेने के लिए, सर मुझे एक एसी खरीदना है, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है। सो बैंक विल से, चूंकि हमें आरबीआई की तरफ से ही पैसा महंगा मिल रहा है तो हम भी आपको महंगा देंगे। सो वो बोलेगा नहीं, लोन महंगा है, हम नहीं लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये इकोनॉमी से पैसा कम होना शुरू होता है, और चूंकि लोगों के हाथ पे पैसा नहीं है तो लोग ज़्यादा मार्केट में जाके उछल कूद नहीं मचाते। तो इस तरह से धीरे धीरे महंगाई कम आ जाती है। और इसका उल्टा सिचुएशन, मान लो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 25 आईफोन पड़े हैं, बिक नहीं रहा, यह कंपनी की तरफ से ऑफर आ गया। सो आईफोन का सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है, तो इसके प्राइस में इजाफा ही नहीं हो रहा। इसका प्राइस 5 साल से एक ही जगह अटका हुआ है 25,000 पे। सो इस ऐसा सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि थोड़ा बहुत महंगाई नहीं रहेगी तो जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास इंसेंटिव नहीं होता है
प्रोड्यूस करने का। सो ऐसे केसेस में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई चाहेगी कि लोग हाथ में ज़्यादा पैसा जाए ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं, डिमांड करना शुरू करें और महंगाई बढ़े। वैसे केस में आरबीआई अपने रेपो रेट को गिरा देती है, कम कर लेती है। इसको बोलते हैं ईजिंग। आरबीआई के टर्म में इसको बोलते हैं ईजिंग। दूसरा इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आप इकोनॉमी में पैसा को फैला रहे हो, एक्सपेंशन करवा रहे हो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और सर इस वाले केस को बोलते हैं जिसमें आप आरबीआई पैसा वापस लेते, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि आप इकोनॉमी से पैसा को विड्रॉ कर रहे हैं। सो अभी प्रेजेंट सिनारियो में आप ये देखिए, ये एक लंबे टाइम से आरबीआई ने अपना रेपो रेट को बढ़ा रखा है। ये 6.5% के आसपास है। एक टाइम ऐसा था जब आरबीआई को लगा कि हमें महंगाई बहुत कम होगी, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो इन्होंने 4.25 से भी नीचे कर दिया, मतलब 4 पे पहुंचा दिया। फिर पिछले साल कुछ इश्यूज हुए, उसके पिछले साल इसका सीधे से धीरे धीरे करके आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया, लोग हाथ से पैसा खींचना शुरू किया और अभी कॉन्स्टेंटली ये 6.5 पे टिके हुए हैं। और इनफैक्ट एक चीज गौर करिए, जिस समय आरबीआई का रेपो रेट सबसे लोवेस्ट है, उसमें महंगाई दर धीरे धीरे लोवेस्ट पे आ गया। फिर आरबीआई ने जैसे जैसे देखो, सब इस चीज़ को देखो, जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है, उस समय आरबीआई ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो घटती गई, तो लोगों में डिमांड आया तो महंगाई बढ़ती गई। ठीक है, आरबीआई ने कुछ दिन तक महंगाई को वो करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना शुरू किया, धीरे धीरे महंगाई फिर से गिरना शुरू हुआ। अभी फिर से लेकिन कांस्टेंट पर रखे हुए हैं, लेकिन महंगाई फ्लक्चुएट कर रही है। सो एक चीज़ इस डायग्राम से समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि महंगाई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बिल्कुल भाई बहन वाला संबंध हो। मतलब ये नीचे आएगा तो इसको उठना ही है, और ये नीचे उठेगा तो इसको नीचे आना ही है। ये मैं भी समझाऊंगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे कमजोर लिंक क्या है। सो कल के इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी में शशिकांत जी की तरफ से अच्छी बातें की गई। सबसे पहली बात ये की गई है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को उन्होंने बोला है कि 2024-25 में हम 7% का जीडीपी ग्रोथ करने वाले हैं, जो कि अभी इस वाले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से थोड़ा कम है। 2023-24 में इन्होंने 7.6% का रखा था। ठीक है, इनको लगता है कि अभी 24-25 में जो खुदरा मुद्रास्फीति होगी वो 4.5% पे होगी, जो कि अगेन 24 में 5.4% था। जस्ट आरबीआई का जो अपर बैंड है 6 के पास है, आरबीआई करना 4 पे है। ठीक है, तभी 5.4% का आसपास हमारा रहा, जो कि अच्छी बात नहीं थी आरबीआई के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे जिन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने अपनी इन पॉलिसी को लेके आया। इस पॉलिसी में 2 मुख्य बात है। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये है कि आरबीआई का जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो ठीक ठाक है, मॉडरेट है, 7% के आसपास है। और आरबीआई को ये भी लगता है कि हम 7%, ये मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति को हम 4.5% पर ले आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आरबीआई के लिए ये होता है कि आरबीआई की जो मुद्रास्फीति सिर्फ और सिर्फ
आरबीआई के हाथ में नहीं कंट्रोल करना। सबसे बड़ी बात कि आरबीआई सिर्फ पैसा कंट्रोल कर सकती है कि एक अर्थव्यवस्था में कितना पैसा जाएगा मनी कंट्रोल करके, और मनी कंट्रोल के थ्रू ये चाहती कि लोगों के हाथ में पैसा कम और ज़्यादा करके ये महंगाई कंट्रोल करना चाहती है। बट व्हाट हैपेंस, आपने सप्लाई साइड के क्या करेंगे? मतलब ये समझो, इट्स नॉट अबाउट मनी। कोई इसेंशियल कमोडिटी है जो हमारे हर इंसान के लिए, हम एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक फूड आइटम्स की बात कर लेते हैं, और सडनली किसी पर्टिकुलर आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक दाल, पल्स का जो सप्लाई है किसी भी कारण से, हो सकता है कि ड्रॉट आ जाए उस साल, मॉनसून अच्छा ना हो, किसी भी रीजन से इसका प्रोडक्शन 100 टन से घट के सीधा 10 टन पे आ गया, तो सप्लाई मार्केट में घट गई। अब तो इसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे केस में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया, इसमें सबसे बड़ा एजम्पशन है कि आरबीआई मान के चल रही है कि इस साल का मॉनसून अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा कई एजेंसीज का मानना है, क्लाइमेट एजेंसीज का, कि इस साल ला नीना कंडीशन प्रिवेल करेगा। ला नीना एल नीनो का उल्टा होता है। अब ला नीना कंडीशन प्रिवेल करेगा, सो इंडियन ओशन जो अपना मॉनसून है, ये मॉनसून को सपोर्ट करेगा ये। सो ला नीना इज वेरी वेरी गुड टू सपोर्ट मॉनसून। तो ज़्यादा अच्छी बारिश होने के कारण आरबीआई को लगता है कि इस पर फूड प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा, फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, सो हमारा सप्लाई साइड से कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी बात आरबीआई टारगेट किस चीज़ को करती है सर? सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब खुदरा महंगाई को। खुदरा महंगाई में अप्रॉक्स 40% कॉन्ट्रीब्यूटेज वो होता है आपके फूड आइटम का। तो थोड़ा सा हमारा मॉनसून ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा किसी स्टेट में सोइंग वगैरह लेट हुआ, इसका सीधा इम्पैक्ट फूड आइटम पे आता है। और फूड आइटम पे जैसे ही आएगा वो इट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर सीपीआई, और जैसे सीपीआई में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, आरबीआई के लिए परेशानी शुरू। और वो चीज़ है जो आरबीआई के हाथ में नहीं है। आरबीआई मॉनसून को कंट्रोल तो नहीं कर सकती, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है इट्स रेन फीड, मतलब हमारे यहाँ जो अभी भी इरिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 35% लैंड पे है, जो हमारा मोस्टली मोर देन 52% एरिया इज रेन फेड। बारिश होगी अच्छी तो अच्छा क्रॉप होगा, बारिश अच्छी नहीं होगी तो अच्छा क्रॉप नहीं होगा। सो एक तो ये चैलेंज है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में। दूसरा बिग चैलेंज विथ आवर मॉनेटरी पॉलिसी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल के लिए हाईली डिपेंडेंट है, और वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रूड ऑयल के प्राइस को इम्पैक्ट करते रहते हैं। अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में टेंशन वाला सिचुएशन चल रहा, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, अभी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी होने वाला है, रशिया वाला इशू चल रहा था। सो ऐसे में अभी फिर से क्या हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होना शुरू हो गया। जो हमें $60 पर बैरल मिल रहा था क्रूड ऑयल, वो भी अप्रॉक्स 80 पहुंचने वाला है। ये जब आपका वार शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन वाला, इट रीच्ड अबाउट 100। सो ये चीज़ महंगा हो गया क्रूड ऑयल, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सो ये बाहर से क्रूड ऑयल जो हमारे यहाँ महंगा क्रूड ऑयल आ रहा है, और ये पूरा का पूरा क्रूड ऑयल महंगा
पूरे पूरे अर्थव्यवस्था पे ये इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू हैपन. सो दिस इज कॉल्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. अगेन इस पे आरबीआई कुछ नहीं कर सकती. ये जो वैश्विक जियोपॉलिटिकल कंडीशन है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन में आरबीआई का कोई रोल नहीं है. सो अगर अभी बहुत बड़े स्केल पे ईरान और इजराइल के बीच में वार छिड़ जाए तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे आएगा. क्रूड ऑयल पर जब उसका इम्पैक्ट आएगा सो इट इज गोइंग टू हैम्पर इन मॉनेटरी पॉलिसी वाला प्रोस्पेक्ट. इंडिया में जो क्रूड ऑयल होंगे महंगे होंगे तो पूरे अर्थव्यवस्था में इस महंगाई का असर दिखेगा. दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. और इसके साथ साथ जो हमारी करेंसी है, सर करेंसी भी डिप्रिशिएट होगी. ये दूसरा रीजन हो गया. तीसरा रीजन, थर्ड फैक्टर ये सर कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 1-2 महीने में बहुत ज्यादा पैसा एफपीआई के फॉर्म में आया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि ये लोग पैसा डायरेक्टली कोई बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में नहीं लगाते. ये पैसा किसी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, डेट, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं. सो ये जब भारत में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ये हो क्या रहा है, ये दे विल टेक अप डॉलर. ये डॉलर लेके आरबीआई के पास आए. दे केम टू आरबीआई, वी नीड मनी. वी वांट इंडियन रूपी. सो डॉलर आरबीआई के पास डिपॉजिट का, रूपी गया, रूपी लेके इंडियन इकोनॉमी में इंजेक्ट किए. इस तरह से फिर से क्या हो रहा है, मनी का वैल्यू, मनी का जो सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. क्योंकि ये जब पैसा डॉलर से कन्वर्ट होकर रुपये में जा रहा है, ये पैसा एक्स्ट्रा है. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. इस एक्स्ट्रा पैसा को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई तरह तरह के स्कीम्स लाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड को लेके आती है ताकि एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब किया जा सके. और उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन. So third big challenge which RBI has to face, ठीक है. ये फोर्थ बिग चैलेंज, सब कुछ सही है, क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन की सिचुएशन को बदतर किए जा रहा है. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में आया पब्लिश्ड कि जनवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म जनवरी है. एक्सट्रीम हीट्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स, मॉनसून में ब्रेक आना, फ्लड, फ्लैश फ्लड. सो ये कभी भी आरबीआई का जो सप्लाई साइड वाला सीन है उसको ये खराब कर सकता है. एंड पांचवा, इलेक्शन ईयर है. इलेक्शन ईयर के साथ साथ गवर्नमेंट कई बार बहुत ज्यादा स्पेंडिंग पे फोकस कर देती है. अब गवर्नमेंट अगर एक्सेस स्पेंडिंग कर दिया सोशल वेलफेयर स्कीम पे, फ्रीबीज पे, सो अगेन ये जो आरबीआई का कैलकुलेशन है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाता है. सो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशन है. बट येट मॉनेटरी पॉलिसी जो गुड फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क इस चीज़ के लिए कि आरबीआई को साफ साफ बोला गया कि भैया आप सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करो, क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. और पिछले जो अभी तक 2016 से लेकर 2024 8 साल का जो रहा है वो कि आरबीआई ने मोर और लेस इस चीज़ को फुलफिल किया है. बट हाँ, एक बात है कि कई बार आरबीआई फेल भी हुई है, और फेल होने के पीछे कारण ये रहा है कि जो आरबीआई के कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन है. तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट. प्लीज़ गो एंड रीड योर द हिंदू समरी. उसमें हमने बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्प में इस पॉइंट को कवर किया हुआ है, ठीक है. सो नाउ मूविंग टू देयर नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ कमिंग टू द सेकेंड आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट
कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूके, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ स्टाइल। इस वाले सिस्टम को जो सबसे पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी का जो सबसे कोर फीचर ये होता है वो ये होता है सर, एक लाइन में, कि जो आपके एग्जीक्यूटिव होंगे यानी कि जो आपकी कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका विल बी अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मतलब जो आपके विधायिका है, विधायिका के प्रति आपकी कार्यपालिका उत्तरदायी होगी। जैसा कि अपने यूएस में है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, हमने भारत में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर वाले मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। मतलब अपने सभी कार्यों के लिए जो कार्य आपने किए, जो कार्य आपने नहीं किए, उन सभी चीज़ों के लिए आप उत्तरदायित्व तो। और जब भी विधायिका का आप में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो आपको हटा दिया जाता है। दैट इज अविश्वास प्रस्ताव मत, नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रश्न अब ये उठता है कि एग्जीक्यूटिव इज तो वेरी वेरी पावरफुल, ये तो बहुत पावरफुल है, लेकिन इनके हाथ में पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जो पूरा पावर। ये कोई किसी भी तरह की पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, किस पॉलिसी पे कितना पैसा खर्च करना है, किस स्कीम पे कितना पैसा खर्च करना है, ये फंडिंग का एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, इनसे टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में इनसे अकाउंटेबिलिटी मतलब पूछते रहते हैं कि सर आपने क्या किया, कैसे काम कर रहे हैं, आपने किस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया, आपने ट्राइबल लोगों के लिए क्या किया, आप जो नई स्कीम लेके आए हो, हमें ऐसा लगता है कि इस नई स्कीम से आप भला नहीं करके आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के हितों को ध्यान में रख के आप नई स्कीम लेके आए हो, नई पॉलिसी लेके आए हो। ये एग्जीक्यूटिव का ये जो अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेचर के प्रति, दिस इज अ कोर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी, एकदम एसेंस। लेकिन ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि रोज डे बाय डे बेसिस पे आप गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछें? इसके लिए बहुत सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजरल टूल बनाए गए हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजरल टूल और उन्हीं टूल में से कुछ हैं लाइक क्वेश्चंस। कोई भी मेंबर डायरेक्टली, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी मिनिस्टर गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस भी कई तरह के होते हैं, लाइक स्टार क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में लिख बोल के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में आपको बोल कर जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन अनस्टार्ड होते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन मतलब मैंने पूछा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को जवाब आप लिखित रूप में दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सदन के फ्लोर पे ही उसका जवाब दें। उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कॉलिंग अटेंशन मोशन है, 0 आवर है। ये सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजरल टूल हैं जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव से अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हो। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बात की गई है कि एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है पिछले दो पार्लियामेंट से, दो लोकसभा से एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे उनके नेचर में कमी आ रही है, उनके नेचर में चेंज आ रहा है, मिनिस्ट्री में चेंज आ रही है। जिस मिनिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे वो धीरे धीरे घटते जा रहे थे। जैसे इस आर्टिकल में बात की गई है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछे जाते थे।
और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये हाल है कि उनसे क्वेश्चन पूछने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देती। सो धीरे 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 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लोग क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये हाल है, गृह मंत्रालय का अब बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में क्वेश्चन का वो जवाब देते हैं। मोदी जी की परिकल्पना है अमृत काल की, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय क्वेश्चन को बार बार जवाब देने से मना करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्लाइन कर गए हैं, तो अमृत काल का तो नहीं पता, बट हाँ अमित काल जरूर आ गया भारत में। भारत इज गोइंग थ्रू फेज ऑफ अमित काल, जहां पे यू आर नॉट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। देन दूसरा एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड विच हैज बीन फाउंड फर्स्ट सेकंड कि पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी लगातार क्वेश्चंस को डिक्लाइन करते जा रहे हैं। वो दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच कंसर्न आंसरिंग। सो अगेन इनका भी जो परसेंटेज डिक्लाइन है पीएमओ से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पीएमओ ने डिक्लाइन किए, कितना जवाब दिया, सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनका उन्होंने जवाब देने से मना किया वो बढ़ता जा रहा है, जितना उन्होंने जवाब दिया वो घटता जा रहा है। सो ये भी शो कर रहा है कि पीएमओ भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अकाउंटेबल नहीं सिद्ध करना चाहता। और अभी के टाइम में कुछ और मिनिस्ट्रीज थे जो पहले उतने ज़्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अभी के डेट में हेल्थ एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जो अगेन चेंजिंग शोइंग द चेंज इन पैटर्न। और एक और जो बात सामने निकल के आई, इन क्वेश्चन पूछने के अलावा जो अदर मेथड्स होते हैं लाइक कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन वो पावरफुल टूल की तरह होता है जो मान लीजिए किसी एमपी को इमिडिएटली मिनिस्टर से बात करनी किसी अर्जेंट पब्लिक इशू पे, तो तब इस तरह के मोशन को लाया जाता है। ये भी पाया गया कि ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इसका भी सर लगातार यूज का डिक्लाइन हो जा रहा है। या तो मिनिस्टर कोऑपरेट नहीं कर रहे या तो एमपी डर रहे हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन लाने से। सो दिस इज अगेन नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन दूसरा अपना होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे जो कि मेनली जनहित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में, वहाँ पे बात करने के इन डेप्थ फोकस्ड डिस्कशन करने का ये टूल है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। और इसमें यूजुअली 2 घंटे तक बहस होती है और ज़रूरत पड़ी तो इस 2 घंटे की बहस को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अगेन दिस इज ऑल्सो फाउंड कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी कमी आती जा रही है, इसके यूज में कमी आती जा रही है। इसका रीजन अगेन 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बीच में ये कॉन्सेंसस नहीं डेवलप हो रहा है, आम सर्वसम्मति डेवलप नहीं हो रही कि कौन सा ऐसा इश्यू है जिस पे सब लोग बैठ के शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करें। तो दूसरा, पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज कॉमन। तीसरा कि rather than going for calling attention motion और short duration discussion, they might be preferring, जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो अपने मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट, दे आर प्रेफरिंग सम अनदर टूल। ये भी संभावना है। इसकी बात करेंगे कि हाँ एक और टूल है जिसका यूज़ बढ़ा है अभी रिसेंट टाइम में, दैट इज 0 आवर।
जीरो आवर का यूज़ बढ़ा है अभी रिसेंट टाइम में। इसको समझेंगे क्यों बढ़ा। इसको समझने से पहले कुछ और जो जिनका यूज़ घटा है और देख लेते हैं। इसके बाद सर आता है आपका हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन, इसमें भी बहुत तरह के इश्यूज आए हैं एंड इसमें भी अगेन इसका भी यूज़ डिक्लाइन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये एमपीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन ले। जो क्वेश्चन आवर में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उस पर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उस क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हाफ एन आवर डिस्कशन में आप उसमें आप मिनिस्टर्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें भी होती हैं लाइक प्रिविलेज मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये इस बात को उठा सकते हैं कि मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपसे झूठा इन्फॉर्मेशन दिया, तो सदन उसके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन ला सकता है कि आपने सदन को झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दी। लेकिन इन सभी चीज़ों में बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्लाइन आ रहा है। इससे एक सिद्ध होता है क्या, तो एग्जीक्यूटिव कॉपरेट नहीं कर रहे, या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे। और यूज किसका बड़ा, जीरो आवर का। ये जीरो आवर क्या है? जीरो आवर एक ऐसा टूल है, यूजुअली दिस इज कंडक्टेड दोपहर के टाइम में यूजुअली इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड डेटा सेज कि देयर इज 62% यूज में इंक्रीज हुआ है जीरो आवर का इन राज्यसभा एंड 34% इन लोकसभा। इट शोज कि मेंबर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन जीरो आवर डिस्कशन। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो आवर डिस्कशन में क्या होता है कि इसमें कोई फॉर्मली लिस्टेड टॉपिक्स नहीं होते पहले से क्या करना है। इसमें आप ऐसे टॉपिक जो कहीं पे लिस्ट नहीं हो सके इमीडिएटली उठा के आप पूछ सकते हो। इसको देखो फ़ायदा भी है, फ़ायदा ये है कि आप कोई अर्जेंट टॉपिक जो आप कहीं नहीं उठा पाए तुरंत उसमें इमीडिएटली उठा सकते हो। लेकिन जीरो आवर में कभी भी इन डेप्थ डिस्कशन नहीं होता। इट्स लाइक कैजुअल चाय पे चर्चा टाइप का सिचुएशन। जीरो आवर पे कभी भी इन डेप्थ सभी एक सीरियस बहस नहीं होती। द ट्रेंड, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं कि आप लगातार अगर एग्जीक्यूटिव लगातार इस तरह से धीरे धीरे अपने अकाउंटेबिलिटी वाले मैकेनिज्म को डिक्लाइन करते जा रहा है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, इसका बेसिक प्रिंसिपल पे ही कुठाराघात हो रहा है। और सिचुएशन अगर बहुत एक्सट्रीम बढ़ती जाती है तो पॉसिबल है देयर मे बी टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चलाता है। एग्जीक्यूटिव इनफैक्ट दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन जब कोई स्ट्रांग पार्टी आती है जिसके पास फुल मेजॉरिटी होती है, उस सिचुएशन में उल्टा हो जाता है। ये जो गवर्नमेंट होती है वो चलाती है लेजिस्लेचर को। एंड दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका इम्पैक्ट बहुत ही दुखद और जनतांत्रिक मूल्यों के लिए सही सिद्ध नहीं हो सकते हैं। एंड फ्री ऑफ द इम्प्लीकेशन विच इट कैन हैव, जैसे लेस आप एग्जीक्यूटिव के एक्शन का प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो पा रहा। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस में धीरे धीरे कमी आती है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, वो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे धूमिल होता चला जाता है। ठीक है। एंड प्रियोरिटाइजिंग
अर्जेंसी ओवर डेप्थ। आप अर्जेंट मैटर को उठा तो लिए किसी टॉपिक डिस्कस करने के लिए, बट आप उसमें इन डेप्थ नहीं गए। सो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि आप बिना किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को समझे हुए, बिना इन डेप्थ डिस्कशन किए हुए उस पर आप निष्कर्ष से पहुंच जा रहे हो। और एक कहावत है इंग्लिश में, डेविल लाइज इन डिटेल। सो जब तक आप डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक क्या क्या इसके अंदर कमियां आ सकती हैं फ्यूचर में उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। सो दिस कैन लीड टू वेरियस इम्प्लीकेशन। इसके इम्प्लीकेशन सबसे पहला क्या होगा कि जो आपके लॉ बन रहे हैं उन लॉ मेकिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो लॉ बन रहे हैं वो लॉ बहुत ही हेस्ट में बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं। सो इनमें प्रॉपर डिस्कशन नहीं होने के कारण लॉ के मल्टीपल क्या क्या किन किन लोगों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ बहुत अच्छे से सुस्पष्ट नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा हुआ है, अभी रिसेंट टाइम में पिछले 8-10-12 सालों से ऐसा देखा गया है कि कोई लॉ बनने के बाद उस पर तुरंत अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। इफ यू आर डूइंग अमेंडमेंट्स ऑन अ वेरी फ्रिक्वेंट बेसिस, मतलब इस साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, इट शोज कि जब लॉ बनाया गया था उस समय इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सोच विचार नहीं किया गया था। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि इन डेप्थ डिस्कशन जो डिबेट होना चाहिए वो डिबेट नहीं है। सेकेंड, इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिस तरह से आप वैसे क्वेश्चन जिनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो उनको धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रही है, तो जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसी को आपने ख़त्म कर दिया। सो दिस इज लीडिंग टू इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। एंड फाइनली थर्ड, एग्जीक्यूटिव धीरे 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 पावरफुल होते जाएंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो अपन ने लगाया वो चेक एंड बैलेंस की लगाया था। हमने सेपरेशन ऑफ पावर को मॉडिफाई करके चेक एंड बैलेंस वाला फॉर्मेट यूज किया ताकि बार बार एग्जीक्यूटिव को चेक किया जा सके। जब एग्जीक्यूटिव नॉन अकाउंटेबल हो जाएगी, सो जैसा मैंने बोला, टायरानी ऑफ एग्जीक्यूटिव, दिस मे हैपन। सो क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है? सबसे पहला, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस, स्ट्रेंथनिंग द क्वेश्चन प्रोसेस। ठीक है। जो अपना क्वेश्चन वाला मैकेनिज्म है, हर मिनिस्ट्री, हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, इनफैक्ट PMO, दे ऑल शुड बी ओपन टू क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का जवाब दें। सेकंड, रिवाइटलाइज डिस्कशन मैकेनिज्म। जो अपना डिस्कशन मैकेनिज्म है वो सिर्फ 0 आवर तक सीमित ना रहे। हमारे पास हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स में बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं, उन सभी टूल्स का प्रॉपर प्रयोग हो और डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी ऑफ टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ विच इज रिक्वायर्स, वैसे टूल का प्रयोग किया जाए। थर्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी इनकॉर्पोरेशन करो। इनफैक्ट जो भी रिसेंट लोकसभा एंडेड, जो भी खत्म होने वाला है, द फर्स्ट टाइम वी सॉ mass expulsion of member of mass expulsion of MPs from opposition. सो अगर आप अपोजिशन मेंबर को इस मास लेवल पे एक्सपल्स करो, आई थिंक 140+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर एक्सपेल्ड। सो सिचुएशन में डिबेट तो वैसे ही कोई करने वाला नहीं है, और जो बचे हैं उनको डर लग रहा है भैया कुछ बोलें तो कहीं ऐसा ना अगली बारी अपनी ही आ जाए, अमित काल चल रहा है। सो दिस इज ऑल, ठीक है, दिस इज ऑल चैलेंजेस। और इसमें वी नीड टू बिल्ड अ कल्चर, वी नीड टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
और अल्टीमेटली जनता शुड बी अवेयर, सिटीजन शुड बी अवेयर कि हम इस चीज़ को अगर करते जा रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन हो रही है तो सिटीजन शुड बी अवेयर एंड सिटीजन शुड अल्टीमेटली तो सिटीजन को अकाउंटेबिलिटी देना है सर। अल्टीमेटली जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में, वो सरकार हो, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, अल्टीमेटली दे आर ऑल अकाउंटेबल टू पीपल। सो इन द ड्यूरिंग द इलेक्शन citizen should be asking why you are slowly evading the mechanism of accountability। सो हमें उस सिटीजन के लेवल पे भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो समझें डेमोक्रेटिक मूल्यों को, जो जनतांत्रिक मूल्यों को समझें और समझें कि जनतांत्रिक मूल्यों का हनन करने से एक समय क्या आ सकता है हमारे देश में। जिस तरह 70-75 सालों में अपने यहाँ पे जनतांत्रिक मूल्यों को धीरे धीरे स्थापित किया है, उसका अगर इरोजन होगा तो सारे इंस्टीट्यूशंस तबाह हो जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो वैल्यूज़ को कैरी करते हैं, और सिर्फ बच जाएगी क्या फिर टायरानी। सो दिस इज सेकंड आर्टिकल, विच अ वेरी गुड आर्टिकल, डिक्लाइनिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट। जिस तरह से पार्लियामेंट डिक्लाइनिंग रोल घट हो रहा है, इस पे आज निकल है तो ऐसे या फिर आपके जीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होगा, एंड वेयर यू कैन यूज वेरी स्पेसिफिकली। बहुत ही लोग इसमें जेनरिक आंसर लिखेंगे, आप बहुत स्पेसिफिक आंसर लिख दोगे कि ये जो पार्लियामेंट्री टूल्स हैं जिनके थ्रू अकाउंटेबिलिटी एक्सट्रैक्ट की जाती है, उन सारे टूल का किस तरह से यूसेज डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, सो हमारे मेन सेक्शन में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। नाउ मूविंग टू आवर प्रीलिम सेक्शन, गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन। जो हमारा पहला आर्टिकल था मेंस में कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आउटकम के बारे में, उसी से संबंधित ये है कि आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम में एक और बात कही कि हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी ट्विक करने का सोच रहे हैं, बदलने का सोच रहे हैं। इसके पीछे कारण उन्होंने ये दिया कि बैंकिंग सिस्टम में जिस तरह से ऑनलाइन आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन यू कैन विड्रॉ मनी, सो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो लोगों के पास चूँकि पैसा निकालने के लिए सिर्फ आप बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा दे कैन ईजिली विड्रॉ। यूपीआई है, बहुत सारे ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, बहुत सारे अदर मैकेनिज्म है, सो यू कैन विड्रॉ द मनी। इसी बात को संदर्भ में रखते हुए आरबीआई का ऐसा मानना है कि हमें लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो फ्रेमवर्क है, हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता क्या है? ये लिक्विडिटी, सबसे पहले एक बात समझिए, वर्ड लिक्विडिटी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। लिक्विडिटी 2 सेंस में यूज होता है। एक तो मार्केट में कितना पैसा है, एक इस सेंस में यूज होता है। दूसरा, कोई भी एसेट जो आपके हाथ में है, वो एसेट कितना इजीली कैश रुपये में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक सर, आपके पास 2 तरह के एसेट है, गोल्ड है और एक आपके पास पुरानी कार है। इफ यू वांट टू सेल द गोल्ड, आई थिंक इट्स हाफ एन आवर में यू कैन गो टू द नियर बाई शॉप, आपकी गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करेंगे, दे विल इमीडिएटली गिव यू द कैश कार। यू विल हैव सो मेनी बायर्स, फिर लैंड पे आ जाओ आप। सो जैसे जैसे आप इन सभी एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हो, इनकी लिक्विडिटी घटती जा रही है। सो लिक्विडिटी का मीनिंग होता है 2 सेंस में। एक तो लिक्विडिटी ओवरऑल कैश फ्लो के बारे में बात करता है कि पूरी इकोनॉमी में कैश फ्लो कैसा चल रहा है। दूसरा, आपका जो एसेट है वो कितना ईजिली कन्वर्ट हो सकता है रुपये में। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो कॉन्सेप्ट, जो फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क इस चीज़ के लिए बनाया गया कि मान लो एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, किसी सीवियर क्राइसिस बैंकिंग में चला आता है और सडनली बहुत ज़्यादा पैसा लोग विड्रॉ करने लगते हैं, तो जो नेट विथड्रॉ होना चाहिए, मतलब 1 महीने तक, 30 डेज तक जो नेट विथड्रॉ, मतलब जो पूरा पैसा लोग निकालेंगे, उतना पैसा आप लिक्विड फॉर्म में रखा करो। लिक्विड फॉर्म मतलब ऐसे एसेट्स में जिनको आप इजीली, बहुत जल्दी हाई लिक्विड एसेट में आप
रखो ताकि इनको ईजिली आप कैश में कन्वर्ट कर सको। सो इनको बोला जाता है HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। इसका मतलब ये हुआ, एक तो हाई क्वालिटी और लिक्विड एसेट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर, G-Sec, T-bill, लिक्विड तुरंत आप इसको इन कैश करा सको। कैश आप डायरेक्ट कैश के फॉर्म में भी रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड तो मैंने बताया जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स है वैसे बॉन्ड्स जो बहुत अच्छी कंपनी के हों, जिनका रेपुटेशन जिनका फाइनेंशियल सीट वगैरह जिनकी ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, उनको रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये LCR फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है कि मान लो सिचुएशन आ जाता है, स्ट्रेस वाला सिचुएशन, और स्ट्रेस वाले सिचुएशन में बैंक के पास सडनली लोग पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। सो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे एक एजम्पशन है कि किसी भी तरह का सिचुएशन ऐसी आती है तो कम से कम 30 डेज लगता है, जिसमें आपकी जो सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट विल इंटरवेंशन करने के बाद वो वहाँ के स्थिति में सुधार ला सकते हैं। तो कम से कम बैंक के पास 30 दिन तक उस क्राइसिस को झेलने का क्षमता होनी चाहिए। तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो उसी कॉन्सेप्ट का परिणाम है, और ये बेसल 3 नॉर्म का आउटकम है। और बेसल 3 क्या है? बेसल नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग में किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है उसके लिए बेसल्स लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सारे सेंट्रल बैंक अलग अलग देशों के जाते हैं, वो नॉर्म्स बनाते हैं। तो बेसल 3 नॉर्म बनाया गया, बेसल 3 नॉर्म के अंतर्गत LCR आता है। ठीक है, सो इस तरह से ये दिस LCR फ्रेमवर्क, सबसे बड़ा फायदा सा क्या ये होता है, इट प्रिवेंट्स बैंक रन। अरे बैंक रन सर क्या होता है? बैंक रन मतलब कि जहां पे लोगों को लगता है कि हमारा पैसा डूबने वाला है, तो एवरीवन इज गोइंग टू टेक द कैश आउट, and it can trigger bank to collapse. This is called bank run. So this is what overall article in prelims booster section is about Pashmina March. ये भी कुछ दिन पहले हमने लद्दाख वाला इशू कवर किया था। लद्दाख में एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड, और उसी प्रोटेस्ट के क्रम में दे हैव लॉन्च दिस पाशमीना मार्च। और पाशमीना मार्च को वहाँ पे रोकने के लिए धारा 144 को वहाँ पे ले एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है। बट क्वेश्चन ये है कि वाई पाशमीना ही ओनली? पाशमीना का लद्दाख से क्या रिलेशन है? व्हाट इज पाशमीना? एंड आप लोगों ने सबने सुना होगा पाशमीना शॉल के बारे में। पाशमीना शॉल को जोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। इनफैक्ट हमने GI टैग वाला इशू भी कवर किया है अपने रिसेंट आर्टिकल में। सो व्हाट इज दिस पाशमीना? सो बेसिकली ये पाशमीना जो है GI टैग लगा हुआ सर्टिफाइड वूल है, वूल फ्रॉम लद्दाख रीजन, सर्टिफाइड वूल फ्रॉम लद्दाख रीजन। और कश्मीरी पीपल जो है वो पाशमीना वूल से बने हुए शॉल ओढ़ा करते थे, क्योंकि ये शॉल बहुत गर्म होता है, पतला होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो एंड जो पाशमीना है, पाशमीना शब्द पर्शियन पाश्म से आया। पाश्म, पर्शियन पाश्म का मतलब ये होता है ऐसा फाइबर जो प्रिसाइजली वुल, बहुत ही पतला थिन वुल, जिसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते किसी और फॉर्मेट में। सो ये जो पाशमीना जो वुल है, ये वुल देयर इज ए गोट, देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ गोट जिससे ये वुल इज ऑब्टेन। एंड इस गोट का नाम है
शैंगथांगी गोट जो कि लद्दाख रीजन में पाया जाता है। और इनको जो वहाँ पे एक स्पेशल ट्राइबल ग्रुप है शांगपा या चांगपा, जो इन ट्राइबल ग्रुप इस शांगथांगी गोट का ये पालते पोसते और वहाँ से जो रॉ ऊल निकलता है उसको रिफाइन करके ये कश्मीरी लोगों को भेज देते हैं, फिर कश्मीरी लोग उससे शॉल तैयार करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस शॉल, शांगथांगी गोट एंड शांगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख। सो दिस इज़ द आर्टिकल बेस्ड ऑन दैट कि वाई पाशमीना का क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता, गोट के बारे में पूछ सकता, ट्राइब के बारे में पूछ सकता है, किस लोकेशन में वूल होता है ये पूछ सकता है, और वीविंग इसकी मोस्टली कश्मीर वाले रीजन में होती है। तो दिस इज व्हाट थर्ड आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल। एंड थर्ड आर्टिकल इज अबाउट योर इंडिया abstains फ्रॉम UNHRC। अभी UNHRC में वोटिंग हुई थी कि जिसमें इसराइल के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था वोट कि आप इमीडिएटली यहाँ पे सीज फायर करो, और इंडिया उसमें वोट नहीं किया। तो ये शायद मुद्दा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया का जो स्टैंड है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो धीरे धीरे विद टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। इंडिया अभी भी कुछ प्रिंसिपल इशू पैलेस्टाइन के साथ है एंड मोस्टली इट हैज अलाइंड विद इटसेल्फ विद इसराइल। सो इस वाले आर्टिकल में तो ये वाला देश में समझ ही रहे हैं कि हाँ इंडिया ने क्यों वोट से एब्सटेन कर लिया। हमारा मेन कंसर्न था UNHRC को समझना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जो आपके ह्यूमन राइट्स को लेके जहाँ जहाँ वायलेशन होता है वहाँ पे दे ऑल डू। इट वाज फॉर्म्ड इन 2006, ऑलमोस्ट 18 years बिफोर। इसका भी जो हेडक्वार्टर दैट इज इन जेनेवा। आई थिंक देयर आर 47 members. 47 members are elected annually, and rest of the information has been given in the handout, ठीक है। सो रेफर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेंगे इसको आप कैसे में ये कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, कैसे निकालती है। दिस मे बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब इस कॉन्टिन्यूसली UNHRC इज इन न्यूज़। और चलते चलते एक और छोटे से टॉपिक पे ऐसा ही नज़र डालते चलते हैं कि सी इज फॉर्मर गवर्नर ऑफ तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन अभी चेन्नई से सी इज कंटेस्टिंग इलेक्शन। इन्होंने इमीडिएटली रिज़ाइन किया गवर्नर के पोस्ट से, और तो तमिलनाडु के चेन्नई जिला कंस्टिट्यूंसी से सी इज गोइंग टू फाइट द लोकसभा इलेक्शन। मुद्दा इसमें यह है कि सरकारिया कमीशन ने बहुत पहले एक बात कही थी, सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन में एक बात कही गई थी कि गवर्नर कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, और एक्टिव पॉलिटिक्स से गवर्नर को नॉलेज है। अगर हो भी ऐसा तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, क्योंकि अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में गवर्नर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे तो गवर्नर हो सकता है कई बार पब्लिक परसेप्शन, पॉपुलर प्रेशर, लोगों के दबाव में आके ऐसे काम कर जो कि संवैधानिक और गवर्नर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो सकता है। सो दिस वाज द इन माइंड व्हेन सरकारिया कमीशन हैड रिकमेंडेड। सो दिस इज व्हाट द वायलेशन ऑफ द वो जो कॉन्सेप्ट सरकारिया कमीशन जो कहना चाहता है। इनफैक्ट पुंची कमीशन है जो ऑल्सो सेट। तो गवर्नर के जब अपन बात करेंगे कि कैसे गवर्नर का रोल चेंज हो रहा है, इनफैक्ट गवर्नर पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनना है बिकॉज अभी लगातार गवर्नर के रोल कटघरे में है। RN रवि को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान था। सो डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन मेंस, एंड डेफिनेटली वी कैन कोट कि रिसेंटली तेलंगाना गवर्नर रिजाइन टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। दिस इज व्हाट अगेंस्ट द recommendation of Sarkaria Commission. So this is for today. Let's wind up, go and revise, take the test. ठीक है, thank you all.